हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिसर्च लेकर आती हूँ आपके लिए। तो वैसे ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी मैं आपके सामने एक रिसर्च या आप कह सकते हो एक डेटा लेकर आई हूँ। वो डेटा है फ्रेंड्स किसके रिलेटेड, एफआईआईज। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। कल ही मैंने फ्रेंड्स इसी चैनल पर जो है एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एफआईआईज ने, जैसे कि हमें पता है वो सेलिंग ही करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली बाइंग करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बाइंग करते हैं। बट उनका सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है, सेलिंग का फिगर ज़्यादा होता है, तो नेट नेट जो आउटपुट निकल कर आता है ना, वो सेल का ही निकल कर आता है। तो इस वीडियो में क्या डिफरेंट है, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एफआईआईज ने कौन से सेक्टर्स में बाइंग की है या कौन से सेक्टर्स में सेलिंग की है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स सेक्टर वाइज अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप कल वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज में उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। इस वीडियो को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि सेक्टर वाइज भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में इनफ्लो लेकर आएगा और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें आउटफ्लो हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सब डिसीजंस फ्रेंड्स जो होते हैं, इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो आएगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, वो किस बेसिस पर लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन होता है फ्रेंड्स वैल्यूएशंस। जिस भी सेक्टर में, जिस भी कंपनी में उनको लगता है कि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं अभी, तो वो सेक्टर में वो बाइंग करते हैं, उस कंपनी में वो बाइंग करते हैं। नंबर वन रीज़न। अब फ्रेंड्स, इस वैल्यूएशंस सिर्फ ओनली रीज़न नहीं होता कि हम बाइंग करेंगे, ठीक है, या वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है इसलिए हम सेलिंग करेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स इनकम भी देखनी होती है, रिजल्ट्स भी देखने होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बैलेंस शीट भी देखनी होती है। फिर जाकर जो है इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमने बाइंग करनी है कि नहीं करनी। दूसरा फ्रेंड्स, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज पर, सेक्टर्स पर डायरेक्टली आता है, ठीक है ना। तो जब मिडिल ईस्ट की टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती हैं, तो कभी कभी वो सेक्टर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, तो वो उनको इग्नोर करना पड़ता है। और जो सेक्टर्स कंप्लीटली जो है सेफ होते हैं, जिन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा या थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, उन सेक्टर्स की तरफ फोकस ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़न होता है फ्रेंड्स। दूसरा, अगला रीज़न है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जैसे जैसे तेज़ होता है, तो कौन सी कंपनीज अफेक्ट होती हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल के चलते बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगी, उसको फोकस में रखना पड़ता है। या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा अफेक्ट होंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की तरफ वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो अभी जो टेंशन चल रही है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो उसके वजह से जो है कंपनीज आउट ऑफ रडार हो जाती हैं। और वो कंपनीज जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो फोकस में आ जाती हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, करेक्शन हो रही है, तो फंड आउटफ्लो हो रहा है एआई कंपनीज में से, तो वो फंड कहीं तो जाएगा, शिफ्ट होगा। तो वो फंड हम एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यूम करते हैं कि शायद से हो सकता है हमारे इंडियन स्टॉक्स में आ जाए। तो ये फ्रेंड्स कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स में आउटफ्लो हो जाता है, कुछ स्टॉक्स में इनफ्लो हो जाता है। तो मैं पहले से ही आपको बता दूं कि इनफ्लो आउटफ्लो के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। इससे ये नहीं मानकर चलना कि वो स्टॉक खराब हो गया, वो सेक्टर खराब हो गया जिसमें आउटफ्लो चल रहा है, या जिसमें इनफ्लो आ रहा है वो सेक्टर अच्छा बन गया। तो ये चीज़ें नहीं होती, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई स्टॉक रडार पे आ जाता है या आउट ऑफ रडार हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी थी फ्रेंड्स। अब हम सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि इनफ्लो कहाँ पर आया। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि जो डेटा आपके सामने है वो 15 से लेकर 30 जून तक का है, उसके बाद 1 से लेकर 15 जुलाई तक का है। मतलब रफली जो है डेटा तो 30 दिनों का है, लेकिन आधा मंथ जून का है, आधा मंथ जुलाई का है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो इनफ्लो आया है वो कंज्यूमर सर्विसेज में आया है। सबसे ज़्यादा इनफ्लो आया, देख सकते हो पहले जून में 3081 था, अब जो है 7361। मतलब कंज्यूमर सर्विसेज में एफआईआईज ने अपनी जो होल्डिंग है या स्टेक है वो इंक्रीज की है। तो आप इसके अंडर जो कंपनीज हैं आप उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेटल्स एंड माइनिंग, जहाँ पर जून में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है, फंड का आउटफ्लो हुआ था। वहीं इसी मंथ जुलाई में 5993 का जो है इनफ्लो आया। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी है, सबसे ज़्यादा रडार पे आ गया ये सेक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा कर सकता है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले 1400 के आसपास जो है इनफ्लो था, अब जो इंक्रीज होकर 4101 जो है मतलब इनफ्लो हो चुका है। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एफआईआईज को।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर्विस सेक्टर, जहां 2500 के आसपास जी तो इनफ्लो था, वहीं 2400 के आसपास जो है इनफ्लो अब जुलाई में आया। मतलब ऑल इन ऑल सेम इनफ्लो आया है, जैसा जून में था वैसा जुलाई में। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में आप देख सकते हो 2500 के आसपास जो इनफ्लो जून में था, वहीं 2300 के आसपास जो है जुलाई में। तो ऑल इन ऑल यहाँ भी सेम ही ट्रेंड चल रहा है इनफ्लो का। रियल एस्टेट सेक्टर में भी पॉजिटिविटी दिख रही है एफआईआईज को, जहां पर 1800 के आसपास इनफ्लो था जून में, वहीं 2000 के आसपास इनफ्लो जुलाई में आया। तो ऑल इन ऑल एक रडार पर एक सेम ही लेवल पर चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है अब एफआईआईज को। नो डाउट इनफ्लो आया लेकिन कम आया। अब जैसे कि आप देख सकते हो 14,000 के आसपास जो इनफ्लो था जून में था, लेकिन इनफ्लो जुलाई में आया, लेकिन आप देख सकते हो फिगर कितना है 1900 के आसपास। तो कमजोरी दिख रही है, इनफ्लो फिर भी आया लेकिन कम आया। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल के चलते। क्रूड ऑयल तेज होता है, इसकी वजह से रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम देखते हैं बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर आता है। तो वही इंपैक्ट हम देख रहे हैं नंबर्स में भी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी फ्रेंड्स इनफ्लो है, पहले आउटफ्लो हुआ था जून में, लेकिन अब ये सेगमेंट भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एफआईआईज ने यहाँ पर इनफ्लो किया 1500 के आसपास। इन सारे सेक्टर्स को आप नोट डाउन करके चल सकते हो, इसके अंडर की कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो, और जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे उसको आप रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड आउटफ्लो को भी डिस्कस करते हैं। ऑटो सेक्टर सबसे पहले फ्रेंड्स नंबर 1 पे है, जहां पर आउटफ्लो हुआ था 1300 के आसपास जून में। वहीं फ्रेंड्स आउटफ्लो और भी ज़्यादा तेज हो गया जुलाई में, आप देख सकते हो 6900 के आसपास। तो ऑटो सेक्टर ये नहीं है कि खराब हो गया, लेकिन मतलब आने वाले टाइम के लिए उनको ये लगता है कि ये आउट परफॉर्म शायद से ना करे, तो इसलिए आउटफ्लो हो रहा है। कैपिटल गुड सेक्टर में भी आउटफ्लो हुआ है, वो भी ज़्यादा ही हुआ है जुलाई में, 1400 के आसपास था जून में, लेकिन 2600 के आसपास जुलाई में। टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, 720 के आसपास था जून में, लेकिन 2400 के आसपास पहुंच चुका है जुलाई में। वहीं पावर सेक्टर अब थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया है, वो इसीलिए बोल सकते हैं कि आउटफ्लो तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। कैसे? 3700 के आसपास था जून में, वहीं 1200 के आसपास पहुंच चुका है जुलाई में। वहीं फ्रेंड्स एफएमसीजी सेक्टर कमजोर लग रहा है एफआईआईज को, 400 के आसपास था जून में, वहीं 1100 के आसपास जो है पहुंच चुका है जुलाई में। तो इन सेक्टर्स को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो, जहां जहां आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो एफआईआईज को ऐसा लगता है फ्रेंड्स, हम ये नहीं बोल रहे कि सभी को ऐसा लगता है, एफआईआईज को ऐसा लगता है कि ये सेक्टर शायद से आउट परफॉर्म ना करे, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। अब कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंक्लूजन। जहां पर फ्रेंड्स आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो कि ये सारे सेक्टर्स खराब हो गए, सारी कंपनीज खराब होंगी, अब ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। या जहां पर इनफ्लो हुआ है, जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो कि वो सेक्टर अमर ही हो गया, उसमें अब तेजी ही बनी रहेगी, कभी गिरावट नहीं होगी। ये फ्रेंड्स टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। इनफ्लो आउटफ्लो ये चेंज होते रहते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीशफलिंग। जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड सेक्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो पोर्टफोलियो रीशफलिंग करते हैं, जहां पर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर, ये कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है, वहां पर वो जो है स्टेक इंक्रीज कर देते हैं। और जहां पर उनको लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगी, वहां से पैसा निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम एंट्री लेते हैं तो एग्जिट भी तो कभी ना कभी लेना होगा, क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं, हमें उन्हीं फंड्स को रोटेट करना है। कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं पर वह फंड डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। सेक्टर कोई भी खराब नहीं होगा, या सेक्टर कोई भी ऐसा अमर नहीं हो जाएगा कि उसमें तेजी बनी रहेगी। टाइम टू टाइम हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर जो है अच्छा कर सकता है, उसमें हम पैसा कमाने के लिए फंड्स डाल देते हैं। जहां पर हमको लगता है कि कमजोरी दिख सकती है, तो वहां पर हम पैसा निकाल भी लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखनी चाहिए। हम इनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि हाँ वो अगर पैसा निकाल रहे हो हम भी निकाल रहे हैं, वो पैसा डाल रहे हैं हम भी डाल रहे हैं। आप अपनी स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को एनालाइज कीजिए, कंपनीज को एनालाइज कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। एफआईआईज अपनी तरफ से एनालाइज करते हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेक होता है, बहुत बड़ी कैपिटल होती है उनकी, छोटी मोटी कैपिटल नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स हमें स्टडी ज़रूर करनी चाहिए आने वाले टाइम के लिए, सो दैट हम भी ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा सेक्टर जो है रडार पर है, कौन सा सेक्टर आउट ऑफ रडार हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नॉलेज पर्पस वाला वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।